वेलकम अगेन टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। बच्चों, आप लोगों के फिजिक्स में एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है सरफेस टेंशन। कभी कभार इससे भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो जब सब कुछ हम लोगों ने पढ़ ही लिया है तो ये क्यों बाकी रह जाए, इसको भी मैं अभी सारी चीज़ें जो आपके काम की हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा। इतना आप एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। बच्चों, यहाँ पर सरफेस टेंशन शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ दो फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक होगा कोहेसिव फोर्स और दूसरा होगा एडहेसिव फोर्स। बच्चों, कोहेसिव फोर्स सा संजक बल, एडहेसिव फोर्स असंजक बल। यहाँ के अंदर बच्चों कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है बच्चों, यहाँ पर इसको हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, हमने एक कंटेनर में वाटर लिया है, यहाँ पर H2O का एक मॉलिक्यूल, H2O का अगला मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बच्चों उसको हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स। कोई गैस हमने ले लिया, सपोज करिए कोई कंटेनर है, कंटेनर में हमने सपोज करिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लिया है। तो यहाँ के अंदर बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा मॉलिक्यूल, मतलब एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में जो यहाँ पे बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम कोहेसिव फोर्स का नाम देंगे। वहीं पर दो अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम लोग बच्चों एडहेसिव फोर्स का नाम देते हैं। यहाँ पर कोहेसिव फोर्स आई होप आप समझ चुके होंगे। एडहेसिव फोर्स का मतलब हो गया, मान लीजिए मैं एक मिक्सचर ले लूँ, सपोज करिए एक मॉलिक्यूल यहाँ CO2 हो और अगला मॉलिक्यूल बच्चों यहाँ के अंदर O2 हो। सपोज करिए किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा हो, तो बच्चों इस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं एडहेसिव फोर्स। ओके, मैं मार्कर से बच्चों इस बोर्ड पे कुछ भी लिख रहा हूं, तो जो इस मार्कर से निकलने वाली इंक है और ये जो व्हाइट बोर्ड आपका है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है। यहाँ पर मार्कर के इंक के मॉलिक्यूल और इस बोर्ड के बीच में जो फोर्स लग रहा है बच्चों, उसको हम लोग एडहेसिव फोर्स का नाम देंगे। यहाँ पर बच्चों मान लो ब्लैक बोर्ड होता, मैं चॉक से लिखता, तो चॉक और ब्लैक बोर्ड के बीच में यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होता उसको बच्चों हम लोग यहाँ पे नाम दे रहे होते एडहेसिव फोर्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स को कोहेसिव फोर्स और डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को एडहेसिव फोर्स का नाम देंगे। किसी कंटेनर में आप वाटर भर दिए तो बच्चों वाटर मॉलिक्यूल और कंटेनर के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसको हम एडहेसिव फोर्स का नाम देंगे। लेकिन वहीं वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसे हम कोहेसिव फोर्स का नाम देंगे। ठीक है बच्चों, इतनी सी बात है। यहाँ पर बच्चों कोहेसिव फोर्स की बात कर लें या फिर एडहेसिव फोर्स की बात कर लें, यहाँ पर बच्चों ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। यहाँ पर बच्चों मान लीजिए दो मॉलिक्यूल यहाँ हैं और दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो r है, तो बच्चों ये जो हमारे पास फोर्स होगा कोहेसिव फोर्स या एडहेसिव फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की पावर 8। इसको आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। कोहेसिव या एडहेसिव फोर्स जो होगा वो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के 8th पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, और कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स एक्टिव कहाँ तक होता है, यहाँ पर बच्चों यहाँ पर ये लगभग 10 की पावर -9 मीटर के रेंज तक के लिए एप्लीकेबल होता है। यहाँ तक लगता है अगर दो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी इससे ज़्यादा हो जाएगी तो बच्चों वहाँ कोहेसिव या एडहेसिव फोर्स कंसिडर नहीं किया जाता है, मतलब बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे बेटा, और अब हम सरफेस टेंशन को यहाँ सीखना शुरू करेंगे। सरफेस टेंशन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आइए पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सरफेस टेंशन होता क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, मेरे बहादुर बच्चों, यहाँ ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। सरफेस टेंशन फोर्स के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं। अब सरफेस टेंशन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है सरफेस के ऊपर टेंशन, यानी
यहाँ पर सरफेस का सेंस किसी लिक्विड के सरफेस से है, यानी किसी लिक्विड के सरफेस पर टेंशन फोर्स की बात यहाँ के लिए की जा रही होगी। तो सवाल उठा सर ये कैसे है, क्या कंडीशन बनता है, कैसे टेंशन फोर्स लिक्विड के सरफेस के ऊपर लग रहा होता है, इसका क्या रीजन होता है। पहले बच्चों मॉलिक्यूलर बेसिस पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैं यहाँ एक कंटेनर बना रहा हूँ बच्चों, जस्ट कंसीडर वी हैव ए कंटेनर। कंटेनर के अंदर हम लोगों क्या करेंगे, कंटेनर के अंदर बच्चों हम लोग एक काम करेंगे कि इसके अंदर हम कोई लिक्विड भर देते हैं। ये लीजिए सर, ये कोई लिक्विड है, ये कोई लिक्विड है, यहाँ के अंदर कंटेनर के अंदर मैं लिक्विड डाल दे रहा हूँ। ये पूरा कंटेनर लिक्विड से ऑक्यूपाई हो गया है। यहाँ पर बच्चों ये रहा कंटेनर के अंदर भरा हुआ लिक्विड। अब यहाँ पर बच्चों अगर कंटेनर के अंदर जाकर मैं किसी एक मॉलिक्यूल के बारे में सोचूं, किसी एक मॉलिक्यूल के बारे में मैं सोचूं बच्चों, तो ये मॉलिक्यूल अपने आसपास के मॉलिक्यूल के द्वारा क्या किया गया होगा, अट्रैक्ट। जितना अट्रैक्शन ऊपर हुआ होगा उतना अट्रैक्शन यहाँ हॉरिजेंटल में भी हुआ होगा, उतना हॉरिजेंटल में, उतना वर्टिकल में डाउनवर्ड, हर तरफ एक समान अट्रैक्शन यहाँ इसके आसपास वाले मॉलिक्यूल कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, 10 की पावर -9 मीटर के रेंज में जितने मॉलिक्यूल होंगे सब यहाँ पर इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। मतलब इसके ऊपर बच्चों यहाँ पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी। नेट फोर्स की वैल्यू 0 होने का मतलब ये क्या होगा, फ्री होगा, इधर उधर मोशन करेगा, जहाँ उसका मन करेगा, या नहीं मन करेगा वो रेस्ट में रहेगा। कहने का मतलब इसके ऊपर बच्चों क्या होगा, नेट फोर्स की वैल्यू 0, जो लिक्विड के बिल्कुल अंदर है। अब वहीं पे जाके अगर मैं लिक्विड के सरफेस पर एक मॉलिक्यूल की बात करूं, यहाँ पर बैठा हुआ इसके सरफेस पर एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल से अगर बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ समझने वाला है। इस मॉलिक्यूल के बारे में हम लोग बात ऐसे करते हैं बच्चों, देखो ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये देखिए, ये सरफेस के आसपास, यहाँ मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल था उसके द्वारा अट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ वाले मॉलिक्यूल के द्वारा अट्रैक्ट हो रहा है, इधर भी 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 अट्रैक्ट हो रहा है। बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऊपर कोई मॉलिक्यूल और नहीं है, तो ऊपर की तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं हुआ। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इधर से लगा, इधर वाले तमाम मॉलिक्यूल हैं जो 10 की पावर -9 मीटर के रेंज में आ रहा है, सब इसको खींच रहे होंगे ऐसे। यहाँ पर बच्चों सब इसको ऐसे खींच रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर अगर इसके ऊपर जाके देखें तो कोई मॉलिक्यूल नहीं है, कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो ऊपर से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं लगा। तो नेट फोर्स क्या होगा इसके ऊपर, इधर फोर्स लगा, इधर फोर्स लगा, इधर इधर, नेट फोर्स डाउनवर्ड आ जाएगा। ये इसको कैंसिल कर देगा, नेट फोर्स ओवरऑल देखें तो डाउनवर्ड आ जाएगा। मतलब यहाँ का मॉलिक्यूल खिंच जाएगा नीचे की तरफ, यहाँ का मॉलिक्यूल एक पुल फील करेगा, एक ऐसा फीलिंग होगा कि जैसे इसको कोई खींच रहा हो अंदर की तरफ। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही हर मॉलिक्यूल के लिए आप देखो, सरफेस पे बैठे हुए हर मॉलिक्यूल के लिए बात होगी। हर मॉलिक्यूल अंदर की ओर एक खिंचाव फील करेगा, एक पुल फील करेगा मेरे प्यारे बच्चों, इस वजह से क्योंकि हर मॉलिक्यूल इसके सरफेस पर जो बैठा है वो अंदर की तरफ इनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स का अनुभव कर रहा है, रिजल्टेंट फोर्स इनवर्ड को फील कर रहा है, और इसलिए इसका सरफेस बच्चों तनाव में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, स्ट्रेचिंग कंडीशन में आ जाता है। इस चीज़ को, इस फैक्ट को बच्चों एक आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। एग्जाम्पल सिंपल सा ये होगा कि मान लीजिए कोई एक तंबू लगा होगा, तमाम सारे फंक्शंस पड़ते हैं, तो आप देखे होंगे कि उसके ऊपर जब झूमर लटकाया जाता है, तमाम सजावट के लिए चीज़ें लटकाई जाती हैं, तमाम सारे फंक्शंस होते हैं उसमें, तो झुक जाता है नीचे की तरफ, और उसका सरफेस जो है, उस जो भी क्लॉथ वहाँ यूज हुआ बच्चों, वो टेंसाइल स्टेट में आ जाता है, उसमें खिंचाव होता है। इस फैक्ट को मैं ऐसे समझा देता हूँ बच्चों, मान लीजिए मेरे पास ये एक क्लॉथ है, एक कपड़ा है, आपको दिख रहा होगा। अब अगर इस कपड़े को मैं हॉरिजेंटल रखने की कोशिश करूँ, आपको मैं समझा रहा हूँ, मैं अपने कैमरामैन से निवेदन करता हूँ यहाँ आ जाएं, समझाने में मेरा हेल्प करें। ब्रजेश बाबू आ जाइए, पकड़िए बच्चों। देखिए ये एक और आगे आ जाइए। यहाँ पर ये कोई एक क्लॉथ है, इसको बच्चों मैंने ऐसे रखा हुआ है। अब अगर इसको ऐसे मैंने रखा हुआ है तो देखिए मेरे पास 2 ही हाथ हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत, मैं यहाँ पकड़ लेता हूँ। देखिए यहाँ से मान लो पूरा खिंचाव ऐसे हो, अब
क्योंकि इसमें एक और लोग की ज़रूरत है, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ 2 ही हैं। तो बच्चों क्या करते हैं कि इसको जब हम यहाँ से मान लीजिए ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, ये खिंचाव वाली अवस्था में है, सपोज करिए खिंचाव वाली अवस्था में है। जैसे मैंने यहाँ समझाया इसके ऊपर नेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो अगर नेट फोर्स इस पर डाउनवर्ड लगेगा इसके ऊपर, जरा इसको ऐसे करके दिखाइए ताकि बच्चों को समझ में आए। ये हॉरिजेंटल था ऐसे, जिसको समझाने के लिए मैं यूं कर रहा हूं। तो बच्चों अगर इसके ऊपर ऐसे तनाव वाली अवस्था में है और अंदर की तरफ ऐसे कोई इसके फोर्स लगे, तो देखिए खिंचाव में आ गया कि नहीं, इसमें तनाव बल, इसमें टेंशन फोर्स आ जाएगा, जो कि मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सरफेस से बैठा हुआ हर मॉलिक्यूल अंदर की ओर बच्चों एक पुल फील करेगा, अंदर की ओर एक खिंचाव का अनुभव करेगा, जिसकी वजह से पूरा सरफेस तनाव में आ जाएगा, जो कि यूं है, हॉरिजेंटल में है। यहाँ पर बच्चों क्या होगा, उसी टेंशन के बारे में यहाँ पर हम लोग को डिस्कस करना है, और उसी टेंशन को लिक्विड के केस में हम लोग सरफेस टेंशन का नाम देते हैं। थैंक यू ब्रिजेश जी। यहाँ पर उसी टेंशन को हम लोग यहाँ सरफेस टेंशन का नाम देते हैं। तो बच्चों यहाँ के अंदर सरफेस टेंशन आई होप आप समझ गए होंगे आता क्यों है, उसका रीजन क्या है। बच्चों एक मॉलिक्यूलर फिनोमिना है सरफेस टेंशन का क्रिएट होना, ठीक है। अच्छा, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अगले पॉइंट को यहाँ डिस्कस करते हैं। बच्चों सरफेस टेंशन को समझाने के लिए मैं ऐसे कोई एक कंटेनर बना देता हूँ। बच्चों एक कंटेनर बना देता हूँ ऐसे। मैंने यहाँ पर एक कंटेनर बना दिया और कंटेनर को ऐसे बच्चों यहाँ पर मैं एज्यूम करता हूँ ये कंटेनर जो हमारा है बच्चों इस तरह से सिलिंड्रिकल ओपनिंग वाला है, सिलिंड्रिकल ओपनिंग वाला है, समव्हाट लाइक दिस, ऐसे ऐसे। ये बच्चों ऐसे सिलिंड्रिकल ओपनिंग का है, समव्हाट लाइक दिस, समव्हाट लाइक दिस, ऐसे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, मेरे बहादुर बच्चों, आप सभी लोग ध्यान से समझें, सीखें और खूब आगे बढ़ें। यहाँ के अंदर इस तरह का सिचुएशन बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सपोज करिए कोई एक लाइन में बना देता हूँ, ये लाइन यहाँ पर बच्चों एक इमेजिनरी लाइन में खींच देता हूँ। तो इमेजिनरी लाइन के ऊपर बच्चों जो खिंचाव आया होगा, मैंने बताया नहीं सरफेस के ऊपर खिंचाव फील होता है, ये इमेजिनरी लाइन ऐसे हर तरफ खींच रहा होगा, इधर भी खींच रहा होगा, इधर भी खींच रहा होगा, इधर इसके ऊपर तमाम सारे फोर्स लग रहे होंगे। बच्चों इस लाइन का लेंथ मान लीजिए यल है, इस लाइन का लेंथ यल है और इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है, एफ है। उस फोर्स को मैं एफ दिखा देता हूँ। तो किसी लिक्विड के फ्री सरफेस पर अगर हम एक इमेजिनरी लाइन खींचें, अगर बच्चों एक इमेजिनरी लाइन खींचें, तो वही इमेजिनरी लाइन हर तरफ फोर्स का अनुभव कर रहा होगा सरफेस टेंशन की वजह से। मेरे प्यारे बच्चों सरफेस टेंशन को ऐसे डिफाइन किया गया है, किसी लिक्विड के फ्री सरफेस पर खींचे गए इमेजिनरी लाइन के ऊपर लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लगता है न्यूमेरिकली बच्चों उसी को सरफेस टेंशन का नाम देते हैं। मैंने टी से लिख दिया, कुछ बुक इसको यस से लिख रहे होंगे, कुछ बुक बच्चों यस टी से लिख रहे होंगे, तो ठीक है, यहाँ पर उसका मतलब आप लोग समझ लीजिए। और बच्चों यहाँ पर सरफेस टेंशन की जो डायरेक्शन होगी, सरफेस टेंशन की जो डायरेक्शन होगी बच्चों, वो लिक्विड के सरफेस के टेंजेंशियल होगी, लिक्विड के सरफेस के टेंजेंशियल होगी। और बच्चों यहाँ पर जो इमेजिनरी लाइन मैंने खींचा है उस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर होगी, इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर और लिक्विड के सरफेस के टेंजेंशियल। यहाँ पर बच्चों सरफेस टेंशन की डायरेक्शन पाई जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बच्चों सरफेस टेंशन के बारे में अगर फोर्स को मैं पूछता कि वेक्टर है कि स्केलर है, हम लोग कहते कि सर यहाँ पर फोर्स जो हमारे पास है वो वेक्टर है, लेकिन सरफेस टेंशन बच्चों वेक्टर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर सरफेस टेंशन वेक्टर नहीं होता है, कुछ जगहों पे इसको स्केलर की तरह से ट्रीट किया जाता है और कुछ जगहों पर इसको टेंसर क्वांटिटी की तरह से ट्रीट किया जाता, बशर्ते ये वेक्टर नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस तरह से बेटा अगर सरफेस टेंशन की मैं एक यूनिट बनाऊं तो यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन के लिए यूनिट क्या निकल के आएगा, न्यूटन पर मीटर। और यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला अगर मैं इसका देखने जाऊं तो डायमेंशनल फार्मूला न्यूटन इन दी सेंस m/L(T)⁻⁻², और पर यूनिट लेंथ की बात हो रही, यल हमने यहाँ लिख दिया, यल कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ डायमेंशनल फार्मूला बन के आएगा m(T)⁻²। ये रहा बच्चों यहाँ के अंदर सरफेस टेंशन के लिए डायमेंशनल फार्मूला, सरफेस टेंशन जिसको मैंने कैपिटल टी से डिनोट किया है।
आई होप सरफेस टेंशन का जो यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, यहाँ के अंदर बच्चों अगर कोई लिक्विड हम इमेजिन करें तो लिक्विड का जो फ्री सरफेस होगा वो फ्री सरफेस यहाँ पर बच्चों एक तनाव बल का अनुभव करेगा, एक टेंशन फोर्स का फीलिंग उसके अंदर होगा। क्यों होगा उसका कारण मैंने बताया। यहाँ पर अगर एक इमेजिनरी लाइन मैं खींचूं तो इस इमेजिनरी लाइन को मैं ये सोचूं क्या इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा? हाँ सर, इसके ऊपर हर तरफ फोर्स लग रहा होगा। किसी एक साइड में लगने वाले फोर्स को पर यूनिट लेंथ पे अगर मैं इसके निकालूं तो उसी को सरफेस टेंशन का नाम देंगे बच्चों। और सरफेस टेंशन इस तरह से इसकी यूनिट बन जाती है न्यूटन पर मीटर, और इसका डायमेंशनल फार्मूला कुछ इस तरह से आ रहा होता है। यहाँ पर दूसरी बात बच्चों, यहाँ के अंदर सिचुएशन हमारे सामने ये है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन के बारे में दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। लिक्विड के सरफेस के टेंजेंशियल ये होता है, लिक्विड के सरफेस के टेंजेंशियल होता है। और दूसरी बात बच्चों, जो इमेजिनरी लाइन मैंने यहाँ पर बात की है उस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सरफेस टेंशन से जुड़े हुए तमाम एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे बच्चों। यहाँ पर अगर एक पतला सा, बहुत महीन सा, बहुत फाइन नीडल लिया जाए और उसको बहुत आराम से एक कागज़ पर रख करके छोड़ दिया जाए किसी लिक्विड के, किसी मान लीजिए वाटर के सरफेस पे छोड़ दिया जाए, तो आप देखोगे कि वो नीडल, अगर बहुत आराम से एक्सपेरिमेंट करोगे तो नीडल बच्चों वाटर के सरफेस पर तैरता हुआ नजर आएगा। तैरने का कारण क्या है? सरफेस टेंशन। सरफेस के ऊपर जो टेंशन है वही एक तरह से सरफेस को तनित अवस्था में रखता है बच्चों, टेंसाइल स्टेट में रखता है, और नीडल को नीचे सस्पेंड होने से, नीचे बच्चों सिंक डाउन करने से रोक लेता है। यहाँ पर और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जो वाटर ड्रॉप होता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो अपने सरफेस टेंशन की वजह से अपने आकार को छोटा बनाता है और इसलिए सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने का प्रयास करता है। सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने का प्रयास करने का मतलब ये हुआ कि वो बच्चों स्फेरिकल शेप ले लेता है। तो लिक्विड ड्रॉप का बच्चों स्फेरिकल शेप या फिर बबल के लिए स्फेरिकल शेप, इसके लिए उत्तरदायी, इसके लिए जो रीजन है, जो कारण है, वो बच्चों है सरफेस टेंशन। तमाम और जगहों पर बच्चों सरफेस टेंशन का एग्जाम्पल आपको मिलेगा। डिटर्जेंट से या सोप से जब हम कपड़े को धुलते हैं तो वो पॉसिबल इसलिए हो पाता है, जो क्लॉथ है उसका वॉश होना इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि सोप का जो सोल्यूशन बन के आता है उसका सरफेस टेंशन काफ़ी कम होता है, और सरफेस टेंशन कम होने की वजह से वो जो बच्चों तमाम सारे थ्रेड हैं उस क्लॉथ के अंदर, उसके अंदर वो प्रवेश कर जाता है। ठीक है, यहाँ के अंदर और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको सरफेस टेंशन के रिगार्डिंग बच्चों मिल जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है, कह सकते हैं, जिसकी वजह से कोई लिक्विड अपने साइज को कम करना चाहता है और इस तरह से करना चाहता है कि वो बच्चों सरफेस एरिया जो एक्वायर करे वो मिनिमम हो। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो किसी लिक्विड की जो साइज निर्धारित होती है वो केवल सरफेस टेंशन के द्वारा निर्धारित हो रही होती है। ठीक है, ये सारी बातें। तो बच्चों सरफेस टेंशन, सवाल उठा डिपेंड किन किन बातों पे करेगा, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, सरफेस टेंशन जिसको हम कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका डिपेंडेंस बहुत कुछ होता है कि भाई वो मटेरियल क्या है, मटेरियल का नेचर क्या है। वो हम किसी ऑयल की बात कर रहे हैं, किसी वाटर की बात कर रहे हैं, या किसी अदर लिक्विड की बात कर रहे हैं बच्चों। लिक्विड के प्रॉपर्टी है, लिक्विड पर डिपेंड करेगा, उसके अंदर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है, यानी मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। दूसरी बात बच्चों, सरफेस टेंशन जो होता है वो स्ट्रांगली डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाने पर बच्चों सरफेस टेंशन क्या होता है, घटता है, यानी सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पर बच्चों टेम्परेचर बढ़ाएंगे सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। मेरे प्यारे बच्चों, और भी बहुत सारे यहाँ पर सरफेस टेंशन से जुड़ी हुई बातें हो सकती हैं। दूसरी बात, सरफेस टेंशन से डिपेंडेंस की बात है, किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो बच्चों फिलहाल सरफेस टेंशन यहाँ मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। दूसरा बच्चों टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तीसरी बात ये,
अगर हम किसी लिक्विड के अंदर बच्चों कोई ऐसा सब्सटेंस मिला दें जो कि स्ट्रांगली सॉल्युबल हो, जैसे NaCl मिला दिया, कोई आयनिक साल्ट मिला दिया, तो बच्चों वो स्ट्रांगली सॉल्युबल होगा। अगर स्ट्रांगली सॉल्युबल जो बहुत बढ़िया से उसके अंदर बच्चों घुल जाए, अगर ऐसा पदार्थ हम किसी लिक्विड के अंदर मिलाते हैं, जैसे वाटर के अंदर मैंने NaCl मिला दिया, तो बच्चों ऐसे केस में सरफेस टेंशन क्या होगा, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। कब? जब हम कोई स्ट्रांगली सॉल्युबल मटेरियल वाटर के अंदर अगर हम डिप कर देंगे, तो वाटर की बात करें तो उसका सरफेस टेंशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर बच्चों अगर कोई स्पेरिंगली मतलब हल्का फुल्का सॉल्युबल हो, थोड़ा बहुत सॉल्युबल हो, जैसे कि फिनॉल, अगर मान लो NaCl मैंने मिलाया, आयनिक साल्ट एक हुआ, तो बच्चों ऐसे केस में क्या होता है, NaCl मिलाने पर सरफेस टेंशन क्या होता है, यहाँ के अंदर इंक्रीज कर जाता है। लेकिन वहीं पर बच्चों यहाँ के अंदर अगर आप फिनॉल मिला दीजिए, तो ऐसे केस में ये थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता है, स्पायरिंगली सॉल्युबल केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं। ऐसे केस में सरफेस टेंशन क्या होगा, वाटर की बात करें तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं सरफेस टेंशन से जुड़ी हुई। बाकी बहुत सारी बातें आपके बच्चों जो बुक हैं, मैंने राइवल बुक आपको दिया है, उसमें सब लिखा हुआ है, आप उसकी रीडिंग मैंने आपको बताया। सरफेस टेंशन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो सवाल उठा टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करता है। उसके लिए एक इक्वेशन होता है T = T0 1 - ऑफ अल्फा इंटू टी। ऐसे यहाँ कैपिटल T बच्चों सरफेस टेंशन है, कैपिटल T दिस इज द सरफेस टेंशन एट T डिग्री C। यहाँ पर बच्चों T डिग्री C यहाँ टेम्परेचर है, डिग्री C में स्मॉल t। यहाँ के अंदर T0 जो हमारे पास है, दिस इज सरफेस टेंशन एट 0 डिग्री C। और बच्चों अल्फा जो है इसको कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन ऐसे। और स्मॉल टी के बारे में बताया, ये टेम्परेचर है डिग्री C में। ठीक है, तो इस इक्वेशन का यूज करके बच्चों सरफेस टेंशन को आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पर सरफेस टेंशन मैंने मेंशन कर दिया, मैंने कहा T डिग्री सेल्सियस, मान लो मैंने कहा 30 डिग्री पर कितना होगा, T की जगह 30 रखा, अल्फा की वैल्यू जो दिया रहेगा रखेंगे, मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये इक्वेशन मैच करता है रेजिस्टेंस वाले फार्मूले से। मेटल का रेजिस्टेंस, किसी वायर का रेजिस्टेंस, किसी मेटल का रेजिस्टेंस R = R0 1 + अल्फा टी था, लेकिन यहाँ पर बच्चों 1 - अल्फा टी है। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, माइनस अल्फा टी, बच्चों ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी और सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, अच्छा बच्चों कभी कभी सवाल ये आया हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट पर सरफेस टेंशन क्या होगा। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट पर यहाँ पर सरफेस टेंशन की वैल्यू आप याद रखिएगा 0 होगा, और एक होगा क्रिटिकल टेम्परेचर पर अगर जाएं, क्रिटिकल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन क्या होगा। तो बच्चों क्रिटिकल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन का अस्तित्व खत्म हो जाता है। अस्तित्व खत्म हो जाने का मतलब सरफेस टेंशन यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0। कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर है जब कितना भी प्रेशर किसी लिक्विड के ऊपर डालें, उसको बच्चों हम प्रेशर केवल डाल करके उसको बच्चों कंडेंस नहीं करा पाएंगे। क्या होता है, लिक्विड के ऊपर अगर प्रेशर बढ़ाते रहिए तो एक समय आता है वो कंडेंस हो जाता है। ठीक है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। एक ऐसा टेम्परेचर हम मेंटेन कर दें कि उसके ऊपर कितना भी प्रेशर बढ़ा लें, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद हम कितना भी प्रेशर दे लें, बच्चों क्या होगा कि वो लिक्विड जो होगा वो सॉलिडिफाई नहीं होगा। उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे, और क्रिटिकल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, ऐसे कह लीजिए। यहाँ पर बच्चों वेनिश आउट हो जाता है, यानी सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब बच्चों चलते हैं सरफेस टेंशन से जुड़े हुए अगले टॉपिक को सीखेंगे। हमारा अगला टॉपिक है सरफेस एनर्जी। किसी लिक्विड के लिए सरफेस एनर्जी क्या चीज़ होती है, आइए सीखते हैं। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सरफेस टेंशन के बारे में जाना है, सरफेस टेंशन के बारे में सीखा है। यहाँ पर जस्ट कंसीडर, ये हमारे पास कोई एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर बच्चों कोई एक लिक्विड ऐसे मैं फिल कर देता हूँ, इसके अंदर बच्चों भर देता हूँ। ये रहा लिक्विड इनसाइड कंटेनर, आई एम फिलिंग द लिक्विड इन दिस पर्टिकुलर वे। ओके, यहाँ पर बच्चों ये लिक्विड ऐसे भरा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, मेरे बहादुर बच्चों, यहाँ ध्यान से समझो सरफेस एनर्जी क्या होती है।
मैंने आपको अभी एक चीज़ समझाया था कि यहाँ पर जो मालिक्यूल बिल्कुल अंदर होगा उसके ऊपर नेट इंटरमालिक्यूलर फोर्स 0 हो जाता है, क्योंकि एक समान रूप से यूनिफॉर्म रूप से चारों तरफ के मालिक्यूल से खींच रहा होता है। बच्चों यहाँ पर अगर हम कहीं बीच में होते हैं सभी मालिक्यूल के लिए वही बात होगी, उनके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। लेकिन अगर सरफेस पर बिल्कुल चले जाएं या सरफेस के हल्का सा अंदर रहें, 10⁻⁹ मीटर तक कहीं पर रहें, तो बच्चों इस सरफेस के लेयर के बारे में ज़रा सोचो। यहाँ पर ये वाला मालिक्यूल इनवर्ड फोर्स फील करेगा। यहाँ पर बच्चों 10⁻⁹ मीटर के रेंज में जितने मालिक्यूल हैं वो इनवर्ड फोर्स का अनुभव करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मालिक्यूल हैं उनके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा? 0। तो बच्चों मान लो ये मालिक्यूल जो यहाँ पहुँचा है, यहाँ से कभी मान लो यहाँ ये गया हो, तो बच्चों मान लो मैं इसको थोड़ा जूम करके इस स्ट्रक्चर को दिखाऊँ ऐसे। ये बच्चों वो लेयर है जिसके अंदर बच्चों इंटरमालिक्यूलर फोर्स डाउनवर्ड है। यही चीज़ मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, 10⁻⁹ मीटर तक बच्चों नेट फोर्स डाउनवर्ड होता है। तो कोई जो यहाँ पर नेट फोर्स क्योंकि डाउनवर्ड लग रहा है, तो अगर कोई मालिक्यूल लिक्विड का या वाटर का जो भी हो यहाँ से यहाँ ले जाना हो, तो बच्चों इस फोर्स का अपोजिशन करना पड़ेगा। इस फोर्स का अपोजिशन करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बच्चों इस फोर्स का अपोज करते हुए जब कोई मालिक्यूल यहाँ से यहाँ लाया जाएगा तो क्या होगा? इस मालिक्यूल के अंदर बच्चों इस मालिक्यूल को लाने के लिए वर्क डन हुआ होगा, और वही वर्क डन यहाँ पर इसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया होगा। समझ में आ रहा बच्चों? वही वर्क डन यहाँ पर इसके पास एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया होगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया होगा, और इसी एनर्जी को बच्चों हम सरफेस एनर्जी का नाम देते हैं। यहाँ सरफेस एनर्जी को न्यूमेरिकली जब डिफाइन करते हैं तो कहते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया, दैट इज सरफेस एनर्जी। ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों। फिर से देखो, अगर लिक्विड के सरफेस पर मैं जाके देखूँ, एक लेयर ले लूँ और जिस लेयर की थिकनेस 10⁻⁹ मीटर में हो, तो इसके अंदर जो मालिक्यूल होंगे बच्चों वो नेट फोर्स डाउनवर्ड फील कर रहे होंगे। सपोज करो ये मालिक्यूल यहाँ है, कभी यहाँ था, यहाँ से जब ये यहाँ आया होगा, क्योंकि नेट फोर्स डाउनवर्ड है तो उस फोर्स के अगेंस्ट इसे वर्क डन करना पड़ा होगा, इसके ऊपर वर्क डन हुआ होगा, और वही वर्क डन इसके पास बच्चों पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। और बेसिकली स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया जो होता है, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया, लिक्विड के सरफेस के यूनिट एरिया पर जितनी स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होगी उसी को बच्चों हम यहाँ पर सरफेस एनर्जी का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर बच्चों मैंने आपको ये बताया कि जो यहाँ पे एनर्जी इसके सरफेस पे तमाम सारे मालिक्यूल हैं, उन सबके पास मिला करके तमाम सारी कोई पर्टिकुलर सरफेस ले लिया जिसका एरिया ये है। एरिया ये पर यूनिट एरिया में कितनी सरफेस एनर्जी स्टोर हुई, कितनी एनर्जी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई बच्चों, इसी को हम सरफेस एनर्जी का नाम देते हैं। समझ आ रहा है? सरफेस एनर्जी, इसी को बच्चों क्या कहेंगे? सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में अगर रिलेशन में जाके दिखाऊं कि भाई यहाँ पे रिलेशन क्या होता है, तो बच्चों रिलेशन कुछ ऐसे, इसको डेल्टा ये कर लेते हैं। इस एरिया को, किसी पर्टिकुलर एरिया को डेल्टा ये मानते हुए बच्चों हम यहाँ इसको डेल्टा ए लिख देते हैं। बच्चों दिस मच इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। न्यूमेरिकली यही एनर्जी पर यूनिट एरिया जो होगा, न्यूमेरिकली जब इसको हम लोग निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो यही सरफेस टेंशन के बराबर आ जाता है। इसका मतलब बच्चों यहाँ के अंदर क्या होगा, यहाँ के अंदर सिचुएशन हमारे सामने कुछ ऐसे होगा, एनर्जी इक्वल टू यहाँ के अंदर हो जाएगा T इंटू डेल्टा ये, ऐसे करके कुछ यहाँ रिजल्ट हमें मिलेगा। सरफेस टेंशन इनटू एरिया में होने वाला चेंज, दैट इज टोटल सरफेस एनर्जी इन एरिया डेल्टा ए। समझ में आ रहा बच्चों? यहाँ पे डेल्टा ये एरिया के अंदर कितनी सरफेस एनर्जी स्टोर है, दैट इज इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए। सरफेस टेंशन, एरिया और एनर्जी में बच्चों ये कुछ रिलेशन होगा। इसी को आप वर्क डन से भी ट्रीट कर सकते हो, W इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए। अब इसी बेसिस पर सवाल बनता है बच्चों। सवाल कैसे बनेगा उसको देख लीजिए। सवाल आपसे ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कोई एक यहाँ ड्रॉप है, लिक्विड का ड्रॉप है। ओके, ये कोई बच्चों लिक्विड ड्रॉप है,
ये लिक्विड ड्रॉप ब्लो हुआ और बड़ा हो गया साइज में। इसका रेडियस सपोज करिए यहाँ के अंदर सपोज ये रेडियस इसका R1 है और इसका रेडियस बढ़ करके क्या हो गया R2। मान लो उसको मैंने गर्म किया हो, उसका टेम्परेचर बढ़ाया हो, सरफेस टेंशन को कांस्टेंट मानेंगे कुछ देर तक ये समझने के लिए। मान लो किसी भी तरह से लिक्विड बच्चों ब्लोन कर गया, ये एक्सपेंड कर गया। ऐसे केस में सरफेस एरिया जब बढ़ेगा बच्चों, तो यहाँ एनर्जी स्टोर्ड उस सरफेस एरिया के ऊपर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में बच्चों यहाँ पर जो वर्क डन हुआ होगा वो कितना हुआ होगा, वर्क डन इक्वल टू हुआ होगा चेंज इन सरफेस एनर्जी। और चेंज इन सरफेस एनर्जी का मतलब बच्चों फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी, ये टोटल की बात कर रहे हैं, टोटल सरफेस एनर्जी। वैसे तो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया के लिए डिफाइन होता है बच्चों। इस तरह से वर्क डन की अगर बात करें तो यहाँ के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, T इंटू डेल्टा ये के हिसाब से देखेंगे तो आ जाएगा A की फाइनल वैल्यू माइनस A की इनिशियल वैल्यू। ऐसे बच्चों यहाँ के अंदर वर्क डन के बारे में थोड़ी और चर्चा करें तो हो जाएगा T इंटू ये फाइनल क्योंकि स्फेरिकल शेप है, तो बच्चों स्फेरिकल शेप होने की वजह से इसका जो सरफेस एरिया होगा 4 पाई R2 स्क्वायर और यहाँ होगा 4 पाई R1 स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ के अंदर 4 पाई को भी हम कॉमन कर लें तो 4 पाई को कॉमन करने के बाद बचेगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ऐसे हो गया वर्क डन के लिए इक्वेशन। सिमिलरली बच्चों यहाँ के अंदर क्या होगा, इसका उल्टा केस, अगर उल्टा नहीं माफ करिएगा, इसका बच्चों अगर दूसरा केस लिया जाए तो ड्रॉप के लिए था। ड्रॉप कहने का मतलब यहाँ सब लिक्विड है, लेकिन अगर एक बबल की बात की जाए तो यहाँ क्या है, एयर है, बाहर भी एयर है। एक कोई बबल है बच्चों लिक्विड का, इसके अंदर क्या है, इसका रेडियस R1 है और इसको एक्सपेंड कराया गया और इसका रेडियस बदल कर हो गया सपोज करिए R2, एक्सपेंड हुआ, इसका रेडियस क्या हो गया R2। तो यहाँ के अंदर मुझे ये दिखाना है कि वर्क डन कितना हुआ होगा इस प्रोसेस में। भाई एरिया बढ़ा, एरिया अगर सरफेस एरिया बढ़ा बच्चों तो यहाँ के अंदर क्या हुआ होगा, सरफेस एनर्जी, ओवरऑल सरफेस एनर्जी बढ़ गई होगी। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा चेंज ऑफ सरफेस एनर्जी के बराबर यहाँ भी आएगा। लेकिन यहाँ पर बच्चों एरिया की जब हम बात करेंगे तो एरिया देखिए अंदर से भी यहाँ सरफेस है। अगर हम ड्रॉप के केस में देखें तो अंदर लिक्विड था, अंदर से कोई सरफेस नहीं था, अंदर से फ्री सरफेस नहीं दिख रहा था, केवल बाहर से था। लेकिन ड्रॉप के केस में अंदर का भी सरफेस ट्रीट करेंगे और बाहर का भी सरफेस ट्रीट करेंगे। तो यहाँ के लिए बच्चों जो एरिया होगा 4 पाई स्क्वायर नहीं, उसका 2 गुना हो जाएगा 8 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज बिल्कुल ऐसे ही प्रोसेस करेंगे, यहाँ आ जाएगा T इंटू यहाँ आ जाएगा 8 पाई R2 स्क्वायर माइनस ऑफ R1 स्क्वायर। ये हो गया बच्चों वर्क डन। इन केस जब कोई यहाँ पर बबल हो, मान लो सोप बबल हो, वो ब्लो करे, वो बच्चों एक्सपेंड करे, रेडियस उसका R1 से बढ़कर R2 हो जाए तो यहाँ वर्क डन क्या होगा। कोई ड्रॉप का केस हो, R1 से उसका रेडियस बढ़कर R2 हो जाए तो वहाँ पर वर्क डन कितना होगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू टोटल चेंज इन सरफेस एनर्जी। ठीक है बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन। यहाँ के अंदर ये सिचुएशन बनेगा। अब बच्चों यहाँ पर कुछ और सवाल यहाँ से रिलेटेड आते हैं, आइए उनको देखते हैं। बच्चों अभी जो फैक्ट्स हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, सीखा है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई एक बड़ा ड्रॉप हो, लिक्विड का एक बड़ा सा ड्रॉप हो और वो कई सारे छोटे छोटे ड्रॉप्स में डिवाइड हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, समझिएगा इस बात को। बच्चों यहाँ के अंदर एक बड़ा सा लिक्विड का ड्रॉप है, ध्यान रहे लिक्विड का ड्रॉप है तो यहाँ हर जगह लिक्विड के मॉलिक्यूल अंदर भरे होंगे, अंदर एयर नहीं होगा। जबकि बबल का अगर केस होता तो अंदर एयर रहता, लिक्विड अंदर ना एग्जिस्ट करता, केवल उसका लेयर रहता, उसका आवरण रहता, उसका घेरा रहता। बच्चों यहाँ लिक्विड का एक ड्रॉप है और इसका शेप जो है वो मैं मान के चलूँगा स्फेरिकल। इसका शेप बच्चों स्फेरिकल है और इसका रेडियस मैं मान लेता हूँ क्या है, R, कैपिटल R है। ऐसे बच्चों मान लीजिए ये जो लिक्विड का यहाँ पर एक बबल है, सॉरी माफ करिएगा, जो ड्रॉप है वो कई सारे छोटे छोटे ऐसे बच्चों आइडेंटिकल छोटे छोटे कई सारे ड्रॉप्स में बट गया हो। इस तरह से आइडेंटिकल ड्रॉप्स में बच्चों ये आकर के बट गया हो, समथिंग लाइक दिस। और इनकी संख्या जो हो वो मान लीजिए n, सपोज करिए ऐसे कितने ड्रॉप्स हैं, इनकी संख्या क्या है, स्मॉल n।
अब बच्चों क्या होगा, इस केस में जब एक ड्रॉप कई सारे छोटे छोटे आइडेंटिकल ड्रॉप में बटेगा ना, तो सरफेस एरिया अगर बच्चों यहाँ के अंदर सबका निकालें और जोड़ें तो ओवरऑल सरफेस एरिया जो इन सबका मिला के आएगा वो ये बड़े वाले ड्रॉप के सरफेस एरिया से ज़्यादा होगा। इसका मतलब सरफेस एरिया यहाँ के अंदर क्या हो गया बच्चों, सरफेस एरिया यहाँ के अंदर बढ़ गया। सरफेस एरिया अगर बढ़ गया होगा तो सरफेस एनर्जी, टोटल सरफेस एनर्जी के ऊपर क्या प्रभाव गया होगा बच्चों, सरफेस एनर्जी टोटल की अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाई सरफेस एरिया डेल्टा, या ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ के अंदर बच्चों अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया जैसा कि हम देख रहे हैं सरफेस एरिया बढ़ गया है, जब बड़ा वाला ड्रॉप कई सारे ड्रॉप्स में डिवाइड हो गया तो इन सबके सरफेस एरिया को आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लीजिएगा, जो इन सबका बच्चों सरफेस एरिया मिला के आएगा वो इसके सरफेस एरिया से ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया अगर बढ़ा तो इसका मतलब सरफेस एनर्जी भी बढ़ जाएगी। इस एक्सप्लेनेशन में बच्चों सरफेस टेंशन को मैं कांस्टेंट मानते हुए चलूंगा, जब तक क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ बोला नहीं जाएगा इसको कांस्टेंट ही हम लोग एज्यूम करेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ के अंदर बच्चों सरफेस एनर्जी इसका मतलब बढ़ जाएगा। मान लो यहाँ पर इसके पास सरफेस एनर्जी टोटल मिला के 100 जूल था, अब सरफेस एनर्जी इसके पास 125 जूल हो गया। तो ये 25 जूल कहाँ से आया, 25 जूल ये कहाँ से आ गया एक्स्ट्रा, ये बच्चों ये जो 25 जूल एक्स्ट्रा आया ये इसने मीडियम से एब्जॉर्ब किया होगा, यानी इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी। तो पहली बात तो आप लोग ये ध्यान में रखेंगे, जब बड़ा वाला ड्रॉप, एक बड़ा सा ड्रॉप बच्चों कई सारे छोटे आइडेंटिकल ड्रॉप में डिवाइड होगा, बच्चों स्प्लिट करेगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा टोटल, ओवरऑल सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगा, और सरफेस एनर्जी बढ़ने की वजह से बच्चों यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी होगा वो एब्जॉर्ब हुआ होगा, यहां मीडियम से एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है बच्चों, मीडियम से एनर्जी यहां एब्जॉर्ब हुआ होगा, अवशोषित हुआ होगा, यहां पर बच्चों एनर्जी रिलीज नहीं हुआ होगा। अच्छा, यहां पर बच्चों इस पर्टिकुलर सिचुएशन की अगर हम बात करें यहां पर, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी जरा उस पर चर्चा करते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी हुई होगी जरा उसकी बात करते हैं बच्चों। यहाँ एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हुई होगी, एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब की वैल्यू हुई होगी फाइनल एनर्जी, जो बच्चों फाइनल केस में टोटल एनर्जी इसके पास आया, टोटल सरफेस एनर्जी इन दी फाइनल केस माइनस टोटल सरफेस एनर्जी इन दी इनिशियल केस। मान लो अभी 125 जूल है, पहले मान लो 100 जूल रहा होता, तो 125 माइनस 100 दैट मीन्स 25 एब्जॉर्ब हुआ, फाइनल माइनस क्या करना पड़ेगा, इनिशियल करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ इस पर्टिकुलर सिचुएशन को अगर हम यहाँ डील करें बच्चों, तो सरफेस एनर्जी एब्जॉर्ब की जो वैल्यू आएगी फाइनल केस में, अगर एक पर्टिकुलर स्फीयर की बात करें, मान लो इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसका रेडियस प्रत्येक का स्मॉल आर है, सभी का स्मॉल आर है, ऐसे इनकी संख्या n है बच्चों। अगर एक ड्रॉप की बात करें तो एक ड्रॉप के लिए सरफेस एरिया आ जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इनटू सरफेस टेंशन की वैल्यू t। मेरे प्यारे बच्चों सरफेस टेंशन की वैल्यू t है इनटू सरफेस एरिया एक के लिए हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ऐसे हो गया। ऐसे कितने हैं, ऐसे बच्चों इनकी संख्या देखें तो n है, एक के लिए सरफेस एनर्जी इतनी, तो टोटल के लिए मिला के n इंटू दिस, ठीक है, माइनस ऑफ दिस। यहां पर बच्चों इनिशियल केस में जो सरफेस एनर्जी रहा होगा सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाई, यहां पर हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ऐसे आगे बच्चों, ऐसे आगे। अब देखें यहां पर जो एनर्जी एब्जॉर्ब की वैल्यू बच्चों यहां के अंदर आ गया, चलो उसको मैं डेल्टा ई लिख देता हूं, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई हम उसको डेल्टा ई लिख देते हैं ऐसे। अगर यहाँ और यहाँ से देखें बच्चों तो 4 पाई कॉमन होगा और यहाँ के अंदर कैपिटल टी कॉमन होगा, तो यहाँ के अंदर आ गया 4 पाई कैपिटल टी कॉमन हो गया। यहाँ के अंदर से आ गया हमारे पास n इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, n इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस ऑफ
कैपिटल आर का स्क्वायर। बच्चों एक फार्मूला बन गया, कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, कितनी एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब हो रही होगी, ये चीज़ हम लोगों को समझ में आया। अब इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके बच्चों और कई सारे रूप दिए जा सकते हैं। वो कई सारे रूप क्या हैं, जैसे समझिएगा, यहाँ पर हमें पता है अगर इसका मैं वॉल्यूम देखूं तो बच्चों यहाँ के अंदर मेरे पास है 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। एक का वॉल्यूम अगर देखूं तो यहाँ के अंदर होगा 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। टोटल का वॉल्यूम अगर मिला लूँ तो इसके वॉल्यूम के बराबर आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर एक का वॉल्यूम इतना है छोटे वाले का, तो टोटल इन सबका मिला के जो वॉल्यूम हुआ होगा वो हुआ होगा दिस मच इनटू एन, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर बच्चों इन दोनों का अगर वैल्यू देखें तो सेम होना चाहिए, जो वॉल्यूम अभी है वही वॉल्यूम अभी भी होगा मिला करके। यहाँ के अंदर बच्चों 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ के अंदर आ गया कैपिटल आर का क्यूब, कैपिटल आर का क्यूब इक्वल टू स्मॉल आर का क्यूब इंटू स्मॉल एन, ऐसे हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि आपको छोटे वाले ड्रॉप का रेडियस नहीं दिया जाएगा, केवल बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस दिया जाएगा। अगर ऐसा है तो हम रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, कभी कभी बच्चों आपको क्या दिया जाएगा कि यहाँ स्मॉल आर की वैल्यू नहीं दी जाएगी, सारी चीज़ें एन के टर्म में रहेंगी। तो यहाँ इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके तमाम रूपों में रखा जा सकता है, जैसी जहाँ आवश्यकता होगी वैसा वहाँ हम करते हैं। जैसे एक दो रूप में दिखा देता हूँ। जस्ट कंसीडर, अगर मुझे क्या करना हो, आर को हटाना हो, केवल एन यहाँ करना हो, स्मॉल आर को हटाना हो, तो स्मॉल आर का क्यूब हम देख सकते हैं कैपिटल आर का क्यूब बाई क्या है, एन, ऐसे है। तो बच्चों यहाँ स्मॉल आर की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल आर डिवाइडेड बाई एन की पावर 1/3, ऐसे हो गए। अब इस स्मॉल आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूँ तो क्या बनेगा, देखिए एनर्जी एब्जॉर्ब्ड की वैल्यू जो यहाँ के अंदर होएगी बच्चों, वो हो जाएगी 4 पाई कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाई एन इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर है। स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन की पावर 1/3 का स्क्वायर, यानी कि बच्चों ये हो जाएगा एन की पावर 2/3, ऐसे आ गया। एन की पावर कितना हो गया, 2/3, माइनस आप यहाँ के अंदर हो गया कैपिटल आर का स्क्वायर, ऐसे। इस तरह से बेटा एनर्जी एब्जॉर्ब्ड की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 4 पाई कैपिटल टी इंटू माफ करिएगा स्मॉल एन को तो मैनेज करना, कैपिटल आर स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए। यहाँ पर बच्चों इसको ऊपर ले जाएंगे, एन की पावर -2/3 इंटू एन, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एन की पावर 1/3 माइनस आप आर स्क्वायर तो कॉमन हो ही चुका है। तो एक फार्मूला आपको ये मिल गया ऐसे वाला। ठीक है, एक इक्वेशन आपको ऐसे वाला मिल गया। और एक इक्वेशन का रूप दिया जा सकता है, कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है, केवल इक्वेशन लिख के पूछ लिया जाता है। देखिए कभी कभी एन नहीं दिया रहेगा, स्मॉल और आर और कैपिटल आर ही आपको दिया रहेगा, एन नहीं दिया रहेगा। तो एन को अगर हटाना हो तो यहाँ से देखिए एन के जगह पर आप लिख सकते हैं कैपिटल आर का क्यूब अपान स्मॉल आर का क्यूब। चलिए वहाँ लिखते हैं। तो यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड की जो वैल्यू आएगा डेल्टा ई मैं मान लेता हूँ, ये मेरे पास है 4 पाई कैपिटल टी इन दी सेंस सरफेस टेंशन। बच्चों यहाँ पर हमारे पास आएगा स्मॉल एन इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल एन इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर। एन को हटाना है तो एन के स्थान पे लिख सकते हैं कैपिटल आर का क्यूब अपान स्मॉल आर का क्यूब, कैपिटल आर का क्यूब अपान स्मॉल आर का क्यूब। दिस होल मच इज मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस ऑफ कैपिटल आर का स्क्वायर, ऐसे। बच्चों यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसका जवाब मांगेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ स्मॉल आर का स्क्वायर है और यहाँ स्मॉल आर का क्यूब है। ठीक है, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ के अंदर बच्चों एक आर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4 पाई कैपिटल टी कैपिटल आर का क्यूब डिवाइडेड बाई, यहाँ से 2 पावर कैंसिल हो रहा है, स्मॉल आर केवल बचा माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर, ऐसे हो गया। कैपिटल आर के स्क्वायर को बाहर बुला लें तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई कैपिटल टी इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर
यहाँ के अंदर आ गया कैपिटल R डिवाइडेड बाई स्मॉल r माइनस ऑफ 1। बच्चों ये भी एक फार्मूला है, अगर किसी लिक्विड का एक बड़ा ड्रॉप लिक्विड के कई सारे छोटे छोटे ड्रॉप्स में बट जाता है तो ऐसे केस में बच्चों कितनी एनर्जी मीडियम से एब्जॉर्ब होगा। बच्चों यहाँ के अंदर उसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है, या कभी कभी एनर्जी एब्जॉर्ब ना पूछकर वर्क डन पूछा जाएगा तो भी यही जवाब हमें देना होगा। बच्चों उसके लिए ये इक्वेशन है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर कभी कभी बच्चों इसका उल्टा सिचुएशन होगा, कभी कभी इसका उल्टा सिचुएशन पूछ लिया जाएगा कि कई सारे ड्रॉप, चलो ये तो आप लोग समझ लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बच्चों यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा सिचुएशन आपसे पूछा जाएगा कि सर कोई ड्रॉप है, कोई बहुत सारे छोटे 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 आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं और वो सब मर्ज होके एक सिंगल ड्रॉप बना दे रहे, मतलब उल्टा सिचुएशन हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों इस तरह का सिचुएशन आएगा, ये ऐसे मतलब उल्टा हुआ, ये सब मर्ज करके ये बना दिए। अब बताइए क्या होगा, अब उल्टा होगा। इस केस में सरफेस एनर्जी घटेगा क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और सरफेस एनर्जी जब घटेगा बच्चों तो यहाँ पे जब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो निगेटिव में आएगा। फाइनल माइनस इनिशियल, अब फाइनल ये वाला होगा ना, मतलब दिस माइनस दिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली निगेटिव में आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड वही रहेगा। ये सारे कैलकुलेशंस वैसे ही होंगे, बशर्ते ये जो एनर्जी मैं एब्जॉर्ब बोल रहा था अभी, क्योंकि एनर्जी बढ़ रहा था, फाइनल एनर्जी ज़्यादा हो गया था, अब फाइनल एनर्जी कम हो गया, तो उतनी एनर्जी जो यहाँ पर डिफरेंस निकालने पर जो आएगा वो एनर्जी रिलीज्ड की वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों, जब मैं यहाँ से यहाँ गया तो इनिशियल ये था, फाइनल ये था, मैंने फाइनल माइनस इनिशियल किया। अब यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो फाइनल ये हो जाएगा, इनिशियल ये, फाइनल माइनस इनिशियल करता तो बच्चों दिस माइनस दिस होता और यहाँ के अंदर रिजल्ट हमें निगेटिव में मिलता। बशर्ते अगर केवल मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन करें कि यहाँ पे सर मैग्नीट्यूड कितना आएगा, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगा बल्कि एनर्जी रिलीज होगा, और कितना एनर्जी रिलीज होगा न्यूमेरिकली इतना ही एनर्जी यहाँ पर भी रिलीज होगा, जो कैलकुलेशंस यहाँ हुए हैं। बस ये वाले अगर केस को आपको डील करना है तो बच्चों यहाँ निगेटिव की जगह पॉजिटिव, पॉजिटिव की जगह निगेटिव सब रख दीजिए, मामला बैलेंस हो जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकली अगर आपको सॉल्व करना, केवल वैल्यू निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकली तो वही आएगा। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकली वही आएगा, एनर्जी यहाँ रिलीज होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगा। ये सारे फार्मूले यहाँ भी लागू होंगे। ठीक बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ, जब बड़ा ड्रॉप कई छोटे ड्रॉप्स में डिवाइड होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, जिससे सरफेस एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब एनर्जी मीडियम से एब्जॉर्ब हुआ होगा। ठीक है, और अगर इसका उल्टा हुआ, छोटे छोटे आइडेंटिकल ड्रॉप मर्ज होकर एक बड़ा ड्रॉप बना दिए, तो ऐसे केस में बच्चों सरफेस एरिया कम हो गया होगा, सरफेस एनर्जी घटा होगा, सरफेस एनर्जी घटा होगा मतलब एनर्जी रिलीज हुई होगी। ठीक है, तो ये से ये प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, और यहाँ के अंदर बच्चों एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, और यहाँ के प्रोसेस में छोटे ड्रॉप मिल करके अगर बड़ा ड्रॉप यहाँ के अंदर बना रहे हैं तो यहाँ के अंदर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, कैलकुलेशन के लिए यही तरीका है, ऐसे ही आप यूज़ करेंगे। ओके बच्चों, चलते हैं अगले टॉपिक पे। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है एक्सेस प्रेशर। आप लोग एक बात इमेजिन करो, हमने कहा सरफेस टेंशन किसी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है, और उसी की वजह से लिक्विड के ड्रॉप या रेन ड्रॉप जो होते हैं वो स्फेरिकल हो जाते हैं शेप में। बच्चों मान लो एक बैलून का एग्जाम्पल दिमाग में ले लो, या एक बबल का एग्जाम्पल ले लो, जब वो यहाँ अपने एक्चुअल शेप में है तो क्या होगा, आप कह रहे हो कि सर वो सरफेस टेंशन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो जब बच्चों कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अगर PV इक्वल टू nRT के हिसाब से देखो तो बच्चों यहाँ के अंदर जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वॉल्यूम कम होगा, टेम्परेचर वैसा का वैसा ही रहेगा, तो बच्चों ऐसे केस में प्रेशर बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर कोई लिक्विड ड्रॉप बच्चों यहाँ पर ऐसे था और मान लो ऐसे वो होता, लेकिन सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो करके बच्चों ये वाले सिचुएशन में आ गया, तो क्या होगा, इसके अंदर प्रेशर की वैल्यू जो होगी वो एक्सटर्नल प्रेशर के कंपैरिजन में, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा।
तो ये जो लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आया, इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस समथिंग होगा, और बाहर से प्रेशर देखें तो केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अगर बाहर से देखें, अंदर से देखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा प्रेशर इसके अंदर बढ़ गया, प्लस समथिंग होगा। यहाँ कुछ अभी भरेंगे हम बच्चों। यही जो एक्स्ट्रा प्रेशर इसके अंदर हो रहा होता है उसी को एक्सेस प्रेशर का नाम देते हैं। फिर से सुनिए, जब हम एक सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट को दिमाग में सोचते हैं और उस कॉन्सेप्ट में हम एक सोप बबल या कोई भी ऐसे बबल के बारे में, लिक्विड बबल के बारे में सोचते हैं, तो बच्चों जब वो बबल को हम देखें तो क्या होगा, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, और जब एक्चुअल में वो बना होगा तो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, सिकुड़ा होगा वो, तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ गया होगा। बाहरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया होगा। बच्चों अंदर के एरिया में, अंदर के बच्चों रीजन में जो यहाँ एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप होगा उसी को बच्चों हम यहाँ पर कौन सा नाम देते हैं, एक्सेस प्रेशर का नाम देते हैं, और उसी के बारे में हम लोगों को यहाँ सीखना है। देखो, हम किसी लिक्विड का एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों। जस्ट कंसीडर एक कोई हमारे पास कंटेनर हुआ, दिस इज द कंटेनर। यहाँ पर बच्चों एक कंटेनर को मैंने यूँ रख दिया है और इसके अंदर कोई लिक्विड भर दिया है, ऐसे इसके अंदर बच्चों कोई लिक्विड भरा हुआ है, समव्हाट लाइक दिस। तो बच्चों यहाँ पर अगर बाहर का प्रेशर और अंदर से पड़ने वाला प्रेशर दोनों बराबर हो जाए तो लिक्विड का सरफेस बिल्कुल ऐसे रहेगा, फ्लैट रहेगा। यहाँ पर एक्सेस प्रेशर की वैल्यू अंदर से, इसका मतलब कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगा, यहाँ पर एक्सेस प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। वहीं पर अगर बच्चों मैं एक ऐसे ही लिक्विड के बारे में बात करूं और यहाँ पर क्या हो कि इस लिक्विड का सरफेस ऐसे हो गया हो, यहाँ ऊपर से देखें तो इसका सरफेस बच्चों इस तरह से कांकेव शेप का मुझे दिख रहा हो, यहाँ पर इस तरह का सिचुएशन बन रहा हो, मतलब अंदर की ओर अगर यहाँ पर बच्चों ज़्यादा चला गया ये सरफेस, इट मीन्स इधर की साइड में ऐसे जो प्रेशर या फोर्स लगा होगा वो ज़्यादा होगा, यानी ऊपर वाला प्रेशर जो बाहर से प्रेशर इसके ऊपर लगा वो ज़्यादा रहा होगा, अंदर से कम रहा होगा कंपैरेटिवली। तो यहाँ एक्सेस प्रेशर यानी रिजल्टेंट प्रेशर कितना आया होगा, रिजल्टेंट प्रेशर की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर होगी, कितनी होगी, 2T डिवाइडेड बाई R। यहाँ R क्या है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस सरफेस का, और बच्चों यहाँ के अंदर T क्या है, सरफेस टेंशन, डेल्टा P क्या है, एक्सेस प्रेशर, इसको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों। सिमिलरली मान लो बच्चों यहाँ के अंदर सिचुएशन हमारे सामने कुछ ऐसे हो, एक कंटेनर मैं लूँ और यहाँ इसका सरफेस जिसको मिनिस्कस कह दे सकते हो, सरफेस का जो शेप होगा लिक्विड के उसको मिनिस्कस कह दिया जाता, ऐसे है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। मेरे प्यारे बच्चों ये ऊपर की ओर तब उठा होगा जब इधर से एडिशनल प्रेशर लगा हो, यहाँ की तुलना में, बाहर की तुलना में यहाँ पर एडिशनल प्रेशर लगा होगा, तो नेट प्रेशर इधर से लग रहा होगा बच्चों। नेट प्रेशर यानी उसी को एक्सेस प्रेशर कहेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ भी बाई फार्मूला आ जाएगा 2T डिवाइडेड बाई R, जहाँ पर T सरफेस टेंशन है और R बच्चों ये वाले मिनिस्कस का या ये वाले सरफेस का क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है बच्चों, इसको पूरा करोगे एक सर्कल क्रिएट होगा, उसका रेडियस होगा दैट इज कैपिटल R। ठीक बच्चों, तो यहाँ के अंदर एक्सेस प्रेशर 0, यहाँ के अंदर एक्सेस प्रेशर 2T बाई R, यहाँ के अंदर एक्सेस प्रेशर यहाँ भी 2T बाई R। ओके, अब एक बबल के बारे में हम लोग सोचते हैं बच्चों, यहाँ एक सोप बबल के बारे में हम लोग सोचते हैं कि वहाँ पे एक्सेस प्रेशर क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, मेरे बहादुर बच्चों, पहले एक लिक्विड ड्रॉप की बात करते हैं। यहाँ पर ये ड्रॉप है, ये क्या है, ड्रॉप है। जस्ट कंसीडर आई एम टॉकिंग अबाउट अ लिक्विड ड्रॉप, दिस इज ड्रॉप। ठीक है बच्चों, ड्रॉप होने का मतलब यहाँ हर जगह लिक्विड है। एक और का सरफेस एरिया बच्चों यहाँ के अंदर कंसीडर किया जाएगा। ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में जो यहाँ पर एक्सेस प्रेशर आएगा, जो एक्सेस प्रेशर ये ऐसे लग रहा होगा क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड में होगा, ये इनसाइड मतलब अंदर के साइड में एक्सेस प्रेशर होगा, प्रेशर की वैल्यू अंदर की साइड में ज़्यादा हो जाएगी। तो डेल्टा P की वैल्यू यहाँ के अंदर जो होगा एक्सेस प्रेशर बाय फार्मूला बच्चों
वो यहाँ के अंदर आ जाएगा 2t डिवाइडेड बाई आर। इसको आपको ध्यान रखना, दिस इज एक्सेज प्रेशर। यहाँ आर क्या है, इसका रेडियस है, टी क्या है, सरफेस टेंशन है। लेकिन वहीं पर अगर एक बबल की बात की जाए, यहाँ पर बच्चों एक बबल की बात की जाए तो अंदर एयर है, अंदर एयर है। यहाँ के अंदर बच्चों जो एक्सेज प्रेशर लग रहा होगा अंदर से, कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा सरफेस टेंशन की वजह से, एक्सेज प्रेशर क्रिएट हुआ होगा। ये जो एक्सेज प्रेशर अंदर के साइड से बाहर की ओर लग रहा होगा रेडियली आउटवर्ड, बच्चों यहाँ के अंदर क्या होगा, इस प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर 2t नहीं, यहाँ हो जाएगा 4t डिवाइडेड बाई आर। ये याद रखना है। यहाँ 4t होने का रीजन ये है कि बबल के केस में ये क्या है बच्चों, बबल है, बबल है। बबल के केस में क्या होता है ना बच्चों, यहाँ पर अंदर के रीजन में अगर देखें तो यहाँ से भी फ्री सरफेस देखने को मिलेगा और बाहर से देखें तो भी फ्री सरफेस देखने को मिलेगा। एंड दैट इज वाई यहाँ 4t/r आ जाता है, 2t/r नहीं। जबकि यहाँ से केवल एक सरफेस फ्री रहता है, केवल एक साइड में सरफेस टेंशन को सरफेस के एक साइड में हम लोग कंसीडर करते हैं, यहाँ 2t/r यूज होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस पर सवाल आ सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक सवाल होता है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ डबल बबल, ये क्या है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ देख लीजिए, 1 2 3 4 5, ये 5 सिचुएशन आपको याद हो गए होंगे। अब बच्चों यहाँ पर किसी बबल की बात की जाएगी, वो लिक्विड के अंदर की बात की जाएगी कि अगर ये लिक्विड के अंदर है तो क्या होगा एक्सेज प्रेशर की वैल्यू। बच्चों ध्यान से समझिएगा, जस्ट कंसीडर यहाँ पर बच्चों एक कोई कंटेनर हो, जस्ट कंसीडर एक कोई कंटेनर हो ऐसे। यहाँ पर इस कंटेनर को आप लोग देखिए, सपोज करिए एक लिक्विड, एक बच्चों यहाँ पर बबल यहाँ कहीं हो, इसके लिक्विड के सरफेस के बहुत करीब हो, यहाँ कहीं हो, यहाँ कहीं, बिल्कुल यहाँ कहीं। तो ऐसे केस में इसके अंदर जो एक्सेज प्रेशर की वैल्यू होगी, इसके अंदर बच्चों जो एक्सेज प्रेशर की वैल्यू होगी, ये क्या है, बबल है। इसके अंदर जो एक्सेज प्रेशर की वैल्यू होगी वो बच्चों जैसा कि हमने बताया 4t/r। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान होना पड़ेगा, यहाँ पर केवल अंदर से इसका सरफेस फ्री है, बाहर से तो लिक्विड से घिरा हुआ है, इसलिए बाहरी सरफेस को यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला बनेगा 2t/r, ना कि 4t/r। भले ही ये बबल है, ये बच्चों क्या है, बबल है, यहाँ भले ही ये बबल है, हम 2t/r इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ अंदर वाला सरफेस केवल अवेलेबल है, बाहर वाला सरफेस इसका लिक्विड से घिरा हुआ है। बच्चों अगर कुछ गहराई में जाकर के यहाँ पर मैं एक बबल को ले लूँ, इसके अंदर एक्सेज प्रेशर की बात करूँ, मान लो इस वाटर के या लिक्विड के फ्री सरफेस से इसकी गहराई h हो, तो बच्चों इसके अंदर अगर एक्सेज प्रेशर की मैं बात करूं कि भाई एक्सेज प्रेशर कितना होगा, तो एक्सेज प्रेशर की वैल्यू बच्चों जो यहाँ के अंदर आएगा वो होगा डेल्टा P की वैल्यू 2t डिवाइडेड बाई r। यहाँ पर जितना इसमें था उतना अभी लिखा, प्लस यहाँ थोड़ा सा जुड़ेगा। ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर HDG या HROG जो हम जानते हैं वो भी यहाँ के अंदर बच्चों जुड़ जाएगा, HROG। जब यहाँ बिल्कुल सरफेस पे थे, H की वैल्यू लगभग 0 के बराबर थी, ना के बराबर थी, उसको हमने कंसीडर नहीं किया, ये वाला आ गया एक्सेस प्रेशर। लेकिन अंदर आ गए, H गहराई अंदर आ गए, तो यहाँ पर इस प्रेशर के अलावा एक और प्रेशर इसके अंदर आके जुड़ जाएगा जो कि होगा HROG। ठीक है बच्चों, दिस इज द एक्सेज प्रेशर। एक्सेज प्रेशर इनसाइड ये सोप बबल, इनसाइड ये बबल which is located just at the surface, just below the surface, this will be like this, and the excess pressure inside a soap bubble, inside a bubble which is located h height below the free surface of the liquid, this excess pressure will be equal to 2t/r plus of HROG। ओके, यहाँ के अंदर बच्चों ये सिचुएशन बन के आया समव्हाट लाइक दिस। इसको आपको ध्यान रखना है, इसको लेकर के आपको आगे बढ़ना है। ठीक, अच्छा, ये बच्चों यहाँ के अंदर का सिचुएशन था। अब एक सवाल जो बड़ा कॉमन सा है वो पूछा जाता है कि सर आप ये बताइए डबल बबल फॉर्मेशन का क्या यहाँ तरीका है।